और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एनपी सिंह। एनपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। सर, आज जिस तरह से ये खबर आ रही है कि सुबह से कोई फ्रेश हमला रिपोर्ट नहीं किया गया है, कहीं से कोई फ्रेश फायरिंग नहीं हुई है, स्थिति कमोबेश अब सामान्य जैसी नजर आ रही है, तो सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे और क्या ये जो सामान्य स्थिति है इसको वाकई सामान्य समझ लेना चाहिए या फिर अभी हम कुछ बेचैनी, कुछ असहजता महसूस कर सकते हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पिछले 3-4 दिन से जबरदस्त गोलीबारी और धमाके सुन रहे थे और देख रहे थे। देखिए, जो हम सुबह से एक शांति महसूस कर रहे हैं कि किसी तरह का क्रॉस फायरिंग, ड्रोन अटैक नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन और भारत भी हमेशा शांति का ही पक्षधर रहा है। हमने किसी भी अपने पड़ोसी देश पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं किया है। हम लड़ाई के पक्षधर नहीं है। हमने बड़ी बड़ी शक्तियों को भी, रूस को भी बताया कि लड़ाई का समय नहीं है। लेकिन जो मानवता विरोधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, जो पहलगाम में हुई है और उससे पहले भी कई बार मिसएडवेंचर करने की कोशिश की गई है भारत में। अनेक आपने देखा होगा कि 11 था, जो बॉम्बे अटैक था, हमारी संसद पर अटैक था। इस तरह से अलग अलग जगह भारत में कितनी घटनाएं होती थी, पहले आपने देखा होगा। तो ये सब आतंकवादी घटनाएं हैं, मानवता के खिलाफ हैं, आम आदमी को मारना है। और इनका उद्देश्य ही जो अक्रॉस द बॉर्डर जो है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो मानवता के खिलाफ, भारत के खिलाफ स्पेशली और हिंदूज के खिलाफ और ज्यादा, वो उस कट्टरपंथ को पनपने देते हैं, ट्रेन करते हैं, नर्चर करते हैं और फिर बेचते हैं। उनकी जो सोच है, जो कट्टरपंथ की सोच है, वो दूसरों के अस्तित्व को नकारती है। किस तरह से वो कहीं भी चाहते हैं कि उनके अलावा या उनकी फिलॉसफी के अलावा बाकी सब गलत है। देखिए, प्रकृति कभी भी ऐसे नहीं चलती और भारत इस चीज को समझता है। भारत का एक पुराना इतिहास है, पाकिस्तान का तो कोई इतिहास ही नहीं है। हमारा हिस्सा से अलग बन गए, तो उनके पास तो किसी तरह का कोई इनहेरिटेंस नहीं है। और उसके ऊपर से भी जब आप अपने जड़ों को, अपने अस्तित्व को, अपने पास्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भी आप पतन की तरफ जाएंगे। क्योंकि कम से कम अगर आप पास्ट को देख रहे होते, समझ रहे होते, आप इंडोनेशिया जैसे देशों को देखो जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां आज भी रामलीला, वो बोलते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उन वैल्यूज को फॉलो करते हैं। तो दे आर प्रॉस्परिंग, दे आर ग्रोइंग और बड़ी हार्मोनियस लिविंग है वहां पर। लेकिन यहाँ जो फिलॉसफी है, जो कट्टरपंथ है, और वो सपोर्टेड बाई आर्मी है। देखिए, पाकिस्तान की विडंबना है। अब दिखा रहे हैं कि पीस है। एक अच्छा सा जो एडवांटेज कह सकते हैं कि जो सेलिंग की, ये जो कल से सीज फायर सो कॉल्ड हुआ है 5 बजे से, उसके बाद जो आज हम देख रहे हैं कि पीस पर जो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग हो रही थी, जो सीमावर्ती जो गांव थे वहां पर जो डैमेज कर रहे थे गुरुद्वारा और मंदिर और घरों में लोगों के कई सेल्स आकर गिरी, वो जाहिर है एक अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन हम कभी भी, हमारी सेनाएं जो है उसे फेस वैल्यू पर नहीं देती हैं। कल आपने देखा होगा कि दिन में इतनी एक्टिविटी नहीं हुई थी, लेकिन रात आते आते उन्होंने फिर वही दिखाना शुरू कर दिया था, सीज फायर का वायलेशन किया था और काफी ज्यादा ड्रोन भेजे थे रात को। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन में। श्रीनगर एयरपोर्ट भी उनका एक बहुत बड़ा टारगेट था, बट सभी विफल हो गए। तो हम इस शांति को कभी भी हम स्वागत करते हैं, शांति रहे। बिल्कुल एनपी सिंह साहब, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खड़े होते हैं। कल से अभी तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर आम लोगों के मन में भी ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? जिस पीस की हम बात कर रहे हैं, ये पीस किसने नेगोशिएट की? क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 3 दिन से बने हुए थे, जिस तरह के हमले लगातार हो रहे थे, तो सिंह साहब, सवाल ये है कि अचानक से शाम को एक सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आ जाता है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी। अगर ये पीस नेगोशिएट हुई थी तो जिन 2 देशों के बीच हुई थी, पहले वहां से बात आनी चाहिए थी। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया, उससे बड़े सवाल खड़े हुए। फिर
एमईए की ब्रीफिंग हुई जिसमें एक शॉर्ट ब्रीफिंग में बताया गया कि सीज फायर के नतीजे पे दोनों देशों के डीजीएमओ पहुंचे हैं और आपस में ये म्यूचुअली अग्री हो गया है और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था भारत के डीजीएमओ को। उसके बाद ये तय हुआ है कि सीज फायर होगा। ये बात हो जाती है, सब थोड़ा सुकून में आ जाते हैं, चलिए सीज फायर हो गया। लेकिन 3 घंटे के बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कुछ बदला ही ना हो, फिर से वही जबरदस्त हमले जिसका आपने भी जिक्र किया। तो मैं ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चला, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए हो क्या रहा है कि इस जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था और पूरे विश्व को और पाकिस्तान को भी बता दिया था कि ना तो हम आपके सिविलियन ठिकानों पर, ना किसी मिलिट्री और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पर हम उनके पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उस तरह के युद्ध में जाना चाहते हैं। हमारा टारगेट है आतंकवादी, उनके ठिकाने, उनके ट्रेनिंग सेंटर और उनके पनाहगाह। बिल्कुल स्पष्ट मैसेज था। लेकिन पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स था, उन्होंने हमारे 15 से ज्यादा सिटीज को टारगेट किया जहां पर डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं, इतने लोग रहते हैं। हमारी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, स्ट्रेंथ है, एंटी जो ड्रोन सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इतने उन्नत हैं, आधुनिकतम टेक्निक है, वर्ल्ड में लेटेस्ट हैं। और रेस्पॉन्स आपने देखा होगा कि हमने उनके 100% जो भी अटैक थे, ड्रोन से, मिसाइल से, रॉकेट से, किसी भी चीज से, सबको हमने काउंटर कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, हमने तो आतंकवाद के खिलाफ किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई आतंकवादी गुट, कोई संगठन, कोई उनका ट्रेनिंग सेंटर, ये तो यहाँ होता नहीं है। तो उनका जो अटैक था वो तो एक पब्लिक के ऊपर था, एक तरह से रिटायरेशन था आर्मी का। अब पाकिस्तान झूठ बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, करेगा करेगा कुछ। उसके जवाब में जब भारत ने वहां पर जो भी अटैक किए, वो डेफिनेटली उनकी इंस्टॉलेशन पर थे, अलग अलग सिटीज में किए गए। उसका काउंटर था वो जो उन्होंने ये 15 सिटीज पर किया, उसका काउंटर था। फिर भी सिविलियन टारगेट पॉपुलेशन नहीं थी, कुछ इंस्टॉलेशन थी, वो भी हमने सक्सेसफुली किया। तो पाकिस्तान हमेशा डिलीजन में रहता है। वो सोच रहे थे कि जिस तरह हम सक्सेसफुली उनके 9 टारगेट को कर पाए, और ये जो 9 प्रिसीजन और जो मेजर्ड और कैलिब्रेटेड जो हमारा अटैक था, ये विश्व में अपने आप में भारत की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और डिफेंस सर्विसेज की एक नेक्स्ट लेवल को दिखाता है। कि विश्व में अभी तक कहीं ऐसा हुआ नहीं था, प्रिसाइज मल्टीपल लोकेशन में, एक एक जगह बहुत हुए हैं। इजराइल ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। अगर वो समझने वाले होते तो ये विश्व के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी मैसेज था कि भारत किस तरह से, कितना कैपेबल है, क्या कर सकता है। जब ये हुआ और फिर अगले दिन जब इन्होंने हमारे सीरीज को टारगेट किया, वो सारा काउंटर कर दिया गया। और फिर जब भारत ने किया, उसके बाद वो घबरा गए, क्योंकि देवर एडवाइज इवन फॉर दिस डिवाइडेड एक सेक्शन कभी नहीं चाहता था। काफी बाहर की जो एजेंसीज हैं, बहुत लोगों ने, काफी जगह से उन्हें कहा गया था कि यू आर नॉट इन, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन जो मूडीज या इस तरह के इवन जो है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल इन ए पोजिशन टू फाइट वार विद इंडिया, इट कैन नॉट अफोर्ड, इट विल डिमिनिश। लेकिन एक वर्ग था, वो इस चीज को प्रिवेल करता था। जब भारत का इन्होंने रेस्पॉन्स देखा डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, तो ये घबरा गए कि अब करें तो करें क्या। आपने देखा होगा कि पहले दिन से ही जो उनके प्रधानमंत्री हैं बंकर में छिप गए, उनके सेना अध्यक्ष जो मुल्ला मुनीर है, उसका तो पता ही नहीं था, वही आतंकवादियों का सबसे कट्टर समर्थक रहा है। तो उन्होंने कभी भी इस चीज को सोचा नहीं था इतना होगा। तो उनके पास कुछ ड्रोन और कुछ ये चीजें नहीं सोच रहे थे, हम भी ऐसे ही कर देंगे भारत के ऊपर, लेकिन कहीं कुछ भी कोई डैमेज नहीं कर पाए। सिर्फ बॉर्डर की सेलिंग में जो सिविलियन थे, जो निहत्थे लोग जो गांव में आसपास में रह रहे थे, उनके अलावा वो भारत का किसी भी लोकेशन में, किसी भी एयरपोर्ट को, किसी भी एयर स्ट्रिप को, किसी भी बड़ी इंस्टॉलेशन को या एयरपोर्ट, कहीं भी एक टारगेट उनका सफल नहीं हो पाया। तो बौखलाहट हो गई, डर भी हो गया उनके अंदर, बहुत बड़ा डर था। और वो रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें इंडिया से बचा लो। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि ट्रंप ने भी शहबाज को बोला था कि भारत के साथ एशिया का माहौल मत खराब करो। सऊदी का भी आया था कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस तरह से, किसी ने भी भारत को नहीं बोला कि आपने गलत किया है। अब क्या होता है कि जो वैश्विक जो दादागिरी या लीडरशिप जिसे कहते हैं, जिस तरह से अमेरिका विदाउट एनी डाउट
वर्ल्ड में सुप्रीम है, आज की डेट में बाइपोलर तो रहा नहीं है। सो अमेरिका की सुप्रीमेसी है, लेकिन चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट आप जाहिर है कि अब 1 और 2 नंबर में काफी सुप्रीमेसी का वार है, आप देख रहे हैं जो चल रहा है इतने दिनों से। तो कहीं ना कहीं जब यूएस ने इन पर प्रेशर डाला, ऑब्वियसली भारत तो कर ही नहीं रहा था, भारत तो सिर्फ काउंटर कर रहा है। पहला आतंकवादियों के खिलाफ था, हम तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और आतंकवाद तो आज भी है, रहेगी। और बाकी जो इन्होंने किया उसका काउंटर था, वी आर नॉट गोइंग इनटू द फुल फ्लेज्ड वार। तो हमारे लिए तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं था, उधर से कुछ नहीं आएगा, डेफिनेटली कुछ नहीं करेंगे, बट आतंकवादियों के अगर कोई एक्टिविटी होगी या कुछ भी होगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन तो सिंह साहब शुरू में तो अमेरिका ने कह दिया था कि ये तो दोनों देशों का मसला है, आपस में देख लें। उसने इंटरवीन करने से मना कर दिया था जब पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो कुछ भी ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया कि रात भर उन्होंने बातचीत की है और फिर दोनों देशों को सीज फायर के लिए कहा है, तो अमेरिका का पूरा इस मामले में रोल जो है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, रोल की शिफ्टिंग बहुत हुई है। एक तो तात्कालिक तो आप ये देख लीजिए कि जब एक बार बातें हो गई, भारत के एग्री हो गए, ठीक है हम तो कर ही नहीं रहे थे, हम तो उस पर एग्री हो जाना था, हमारी ही शर्तें थी, हमने ये सब चीजें बता दी, तो सब दिखाना चाहते हैं कि हमने पीस ब्रोक कराई। पीस ब्रोक का कोई मतलब रह नहीं जाता है कि भारत तो ऑलरेडी पीस ही चाहता है, आतंकवाद का खात्मा भी पीस को सपोर्ट करता है। तो वो तो उन्होंने दिखाने के लिए उनके राष्ट्रपति ने भी, उनके विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर दिए, इधर इनके प्रधानमंत्री दुनिया भर को थैंक्स देने लगे। लेकिन क्या हुआ, इनके प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या है? थोड़ी देर बाद ही इनकी सेना कार्रवाई फिर शुरू कर देती है। तो देखिए, पाकिस्तान विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो यूएस का रोल है, अगर आप देखेंगे जिस तरह से लोग अब इसे ले रहे हैं, बट मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जाना चाहता हूं कि इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए पाकिस्तान के साथ, तो जो ग्लोबल ओपिनियन होती थी वो काफी ज्यादा डिवाइडेड होती थी, और पाकिस्तान के सपोर्ट में मोर ऑर लेस आप देखेंगे कि यूरोप भी था और यूएस तो रहता ही था। 71 में आपने देखा कि उनकी फ्लीट भी आ गई थी, लेकिन भारत के साथ ऑफकोर्स रशिया होता था, और चाइना ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी सपोर्ट किसी को नहीं रही है, क्योंकि चाइना बिना लड़ाई के अपने काम करना जानता है। लेकिन अब तो चाइना का सपोर्ट सिंह साहब पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, जिस तरह से वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, जो वहां पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो पुरानी स्थिति और अभी की स्थिति में थोड़ा सा अंतर करती हैं। वहीं आ रहा हूं, बिल्कुल। तो देखिए, पहले अब जो शिफ्टिंग हुई ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कि भारत वाज एबल टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द कंट्री, चाहे वो ओआईसी हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूएस हो, कि वी आर नॉट द इंडिया विच यू सी फ्रॉम योर लैंड। वो पिछले 200-300 साल वाला भारत नहीं है, ये वो भारत है जो सक्षम था, जो ग्लोबल लीडर था, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, जो एजुकेशन में, हर चीज में we were far ahead, our contribution to global economy was very high। ये सब चीजें कन्वे कर दी गई हैं, और पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, इट इज पार्ट मेड आउट ऑफ इंडिया इन 1947, उससे पहले का उसके पास कुछ नहीं है। और उनके जो भारत की अपनी वैल्यूज हैं, अपनी संस्कृति है, अपने मूल्य हैं, अपनी विरासत है, हर क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, ये सबको बता दिया है, वो समझ भी गए हैं, और हम कभी लड़ने वाले नहीं रहे, ये भी बता दिया है। देखिए, शिफ्ट कहां से है, जैसे ही अमेरिका को लगा, जब अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया अपनी, ये दिखाने के लिए विश्व को कि हमने शांति कर दी है भारत और उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना वाला बता रहे हैं, ये जो शिफ्ट आया है चाइना, क्योंकि एक्चुअली लड़ाई इस समय चाइना और अमेरिका के बीच है। बिल्कुल सर, यही बात है। ज्यादातर लोग जो इन मसलों को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स को फॉलो करते हैं, उनका यही कहना है कि ये लड़ाई तो असली अमेरिका और चीन की है, बाकी सबको तो बीच में पीस दिया जा रहा है। बिल्कुल, मोहरा बनाया जाता है। देखिए, आप देख लो कि विश्व भर में जहां भी युद्ध होता है, मोहरा बनते हैं, कोई ना कुछ देश सब अपने इंटरेस्ट चाहते हैं, जो पास्ट में भी रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, उनके लीडर भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें 30 साल से यूज किया गया, वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब बिकॉज ऑफ देम, फॉर देम। सो कहीं ना कहीं मोहरा बनाया जाता है, लोग मोहरा बन जाते हैं, लालच में मच जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, मोदी एड मिलती रहती है कंसिस्टेंटली, उसका एक बड़ा शेयर जो है उनके पास जाता रहता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही यूएस ने कल ट्वीट किए दोनों ने, और तुरंत ही चाइना के स्टैंड में आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन से देवर ऑलमोस्ट न्यूट्रल, कहीं कोई ओपन स्टेटमेंट
या कोई ओपन सपोर्ट नहीं थी। एक पीस का स्टेटमेंट तो सभी दे देते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने ट्वीट किए कि ऐसा ऐसा हो गया है, अमेरिका के जो चाइना के विदेश मंत्री भी ओपन में आ गए कि वी आर विद पाकिस्तान। इट मीन्स कभी भी चाइना भी नहीं चाहेगा कि ये सारा श्रेय यूएस को जाए, नंबर वन। दूसरा, उनके अपने जिस तरह से अमेरिका सारे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, चाइना भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है। चाइना भारत से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था क्योंकि भारत का बड़ा बाजार है और यूएस ने ऑलरेडी उन्हें काफी हद तक जो है वहां से शिफ्टिंग शुरू कर दी है। जो उनका इन्वेस्टमेंट था धीरे धीरे वो पुल बैक हो रहा है और उसका फायदा भारत को मिल रहा है। तो चीन चाहता है, चीन का एक्चुअली अंदर से क्या चाहता है, चीन चाहता है कि भारत में डिस्टर्ब रहे, ठीक है, वो पाकिस्तान को यूज कर सकता है, वो पाकिस्तान को एड भी दे देगा, हथियार भी दे देगा। हालांकि हथियारों की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके चाइना में जो उनके डिफेंस सिस्टम थे सब तबाह हो गए, उनके JF-17 भी तबाह हो गए। बट कहीं ना कहीं क्योंकि पैसा इतना है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना कहीं ना कहीं अब पिक्चर में आने लगा है, स्टेटमेंट दे दिए हैं उन्होंने और ये ट्राई करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा किसे भारत थोड़ा डिस्टर्ब कंट्री गिना जाए और जो उनका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रहा था वो भारत में ना आए। देखिए आईफोन ने भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग पहले पार्सल किया, अभी पूरी शिफ्ट वहां पे करने की प्लानिंग कर ली है। तो जो बड़ी बड़ी कई ऐसी कंपनीज हैं जो शिफ्ट हो जाएंगी, तो चाइनीज इकोनॉमी ऑलरेडी उनकी ग्रोथ रेट हैम्पर हो रही है लगातार क्वार्टर बाई क्वार्टर और काफी सरप्लस है कई चीजों में, बैंकिंग में, रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग का सरप्लस है। तो कई चीजों में दे आर फेसिंग चैलेंज और जो मार्केट थे उनके वहां पर रेस्ट्रिक्शन हुआ है जैसे यूएस से, यूरोप से। तो ये सब ग्लोबल इशू होते हैं और कहीं ना कहीं दो देशों को इंगेज करके, जिस तरह से आपने देखा है कि रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को किस तरह से मोहरा बनाया गया है और ये सब सपोर्ट करते चले गए और लंबा खिस्सा चला गया। वो चाहते थे कि रशिया भी वीक हो जाए, ठीक है, उनका पर्पज था डबल पर्पज। किस तरह से यूक्रेन को उन्होंने बर्बाद करा दिया है यूज करके और अपनी तरफ से मदद देके, हथियार देके, सब कुछ करके, लेकिन बर्बाद कौन हुआ, यूक्रेन बर्बाद हुआ। और जिसे करना चाहते थे रूस पर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ा, ना उनकी इकोनॉमी कहीं डाउन आई है और ऑब्वियसली वो तो हथियारों के मामले में दे आर स्टिल एट पार विद यूएस, ठीक है, 1 और 2 में इन टर्म्स ऑफ जो मिलिट्री पावर है। तो अगर नंबर 1 अमेरिका है तो ऑब्वियसली नंबर 2 बिल्कुल। और ये जो सर बीच में टैरिफ वॉर भी चला, तो सारा खेल बाजारवाद का है। जो बीच में टैरिफ वॉर भी चला वो भी हमको याद रखना चाहिए। और एक बड़ी बात ये भी है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात ही कर रहे हैं तो फिर जब 1971 की बार बार बात आती है उस वक्त की स्थितियां काफी अलग हुआ करती थी हर लिहाज से। अगर हम कंट्रीज के सपोर्ट की भी बात करें तो उस वक्त रशिया नहीं सोवियत यूनियन हुआ करता था जो ज्यादा मजबूत था। आज जो रशिया है जो सोवियत यूनियन से अलग हुआ, तो विघटन हुआ, तो वो रशिया शायद उतना ताकतवर नहीं है जो हमेशा से भारत का दोस्त कहा जाता रहा है, भारत को हमेशा से सपोर्ट रहा है रशिया का। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने आप को देखें तो हम कहां पर खड़े हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि IMF ने जिस तरह से लोन सैंक्शन कर दिया पाकिस्तान को, हालांकि भारत ने विरोध किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अगर अमेरिका चाहता तो ये लोन सैंक्शन नहीं होता। तो ये लोन जो सैंक्शन हुआ तो पाकिस्तान को क्या इससे भी ताकत मिली? बिल्कुल। देखिए इस समय अगर ये डेफर हो जाता, डिले हो जाता, ना मिलता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्मोदरिंग होती, यानी फायर फाइटिंग जो वो वेपन लेने कहीं ना कहीं। देखिए पैसा आप लेते किस चीज के लिए है, मिलता किस पर्पज के लिए है। जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, पब्लिक सफर करती है, टैक्स बढ़ जाता है, वो मॉनिटर करते हैं, बट ये उसे कहां साइफन करते हैं आप समझ सकते हैं। मिलिट्री इवेंचुअली ओवर रूल कर देती है और उन्होंने ऑलरेडी बजट बढ़ा दिया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये उन्हें मदद करेगा इस समय जब वो बिल्कुल क्राइसिस में है। उनके पास कोई बहुत ज्यादा जो साजो सामान है इस समय फौज का बहुत ज्यादा नहीं है, जो है बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें हेल्प करेगा। बट जहां तक बात आती है कि बदलते हुए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की, बिल्कुल उस समय रूस जो था सोवियत संघ था, बहुत मजबूत था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी मिलिट्रीली रशिया कम नहीं है। रशिया के पास जो सिस्टम्स हैं, जो आपने देखा होगा कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 वो आज भी वर्ल्ड में है। अमेरिका का डायरेक्टिव था पाकिस्तान को कि F-16 भारत के खिलाफ यूज नहीं करना है। डर यही था कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम गिराएगा और उनका मार्केट जो है F-16 सीरीज का वो प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं देखिए हर चीज जो जितने भी ये वेस्टर्न देश हैं इनका पूरा इंटरेस्ट व्यापार पर होता है, पैसे पर होता है। सारा जो कैलकुलेशंस होती हैं सभी उसी के ऊपर होती हैं, चाहे किसी की लड़ाई करानी हो या कुछ भी कराना हो,
तो विश्व युद्ध 2 के बाद क्या हुआ था, मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ब्रीफ कर देता हूँ एक बहुत साधारण सी भाषा में, कि जो लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2 की। सर एक काम करते हैं सर, ये जो जियो कंट्री पॉलिटिकल सिचुएशन पे आप बात रखना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं कि इसको कवर किया जाए, क्योंकि अमूमन बहुत सतही बातें होके पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, विषय खत्म हो जाता है, और लोग जो मामले की जड़ है वहां तक नहीं पहुंच पाते, असलियत से वाकिफ नहीं हो पाते। तो मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शक इस पूरे मसले को गहराई से समझ पाए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है सर, जल्दी लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।